हे गाइस, वेलकम बैक। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। और यहाँ पे दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो हमारी जीएस की क्लास है, सामान्य अध्ययन की क्लास है, उसकी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए होने वाली है, आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पुलिस के लिए, बंदी रक्षक के लिए। और कोशिश हमारी दोस्तों ये रही कि एक दिन में एक टॉपिक आपको क्लियर करवा दें। और हफ्ते में हम 2 सब्जेक्ट लेंगे, एक इतिहास का लेंगे शुरुआत में, फिर एक पॉलिटी का लेंगे। यानी 3 दिन इतिहास की क्लास चलेगी, 3 दिन पॉलिटी की क्लास चलेगी। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोशिश करेंगे कि संडे को मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इन सभी का एक कॉमन टेस्ट लेकर आपको प्रोवाइड भी करवा दें। तो दोस्तों चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पाषाण काल से बात कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आपको पूछा है यहाँ पे कि पुरा पाषाण युगीन जो अनुसंधान है, यानी अनुसंधान यानी रिसर्च, पुरा पाषाण कालीन, अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो उन्हें बता दें पुरा पाषाण कहते हैं पैलियोलिथिक को। तो पैलियोलिथिक जो रिसर्च से संबंधित जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? कनिंघम को, हैनवुड को, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, या फिर जॉन मार्शल को? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप सभी जानते हैं, सरल क्वेश्चन है वैसे, इसलिए रख दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहां पे रखा है। तो इसका राइट आंसर दीजिए पहले तो आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप सभी जानते होंगे, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। यानी जो पुरा पाषाण जो युगीन अनुसंधान है उसका जो खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। अब देखिए दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में कुछ बातें देखिए कि 1863 में जो पलवरम मद्रास है यानी वर्तमान चेन्नई है, वहां पे पहला, देखिए दोस्तों यहां पे लिख लेता हूं, मैं पूरा पाषाण लिखूंगा, मैं यहां पे पाषाण नहीं लिखूंगा, पूरा पाषाण लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि पाषाण काल के बहुत सारे स्टेज है। एक मध्य काल है और इसके अलावा एक उत्तर काल भी है ना, नव पाषाण जिसे हम कहते हैं। तो हम पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं। तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पूरा पाषाण कालीन उपकरण, हैंड एक्स यानी जो हाथ की जो कुल्हाड़ी टाइप की होती है उसकी खोज की थी। कब की थी? 1863 में की थी। कहां पर? पलवरम मद्रास में की थी। तो इस हिसाब से पुरा पाषाण युगीन अनुसंधान या पुरा पाषाण कालीन सभ्यता या पुरा पाषाण युग के जो हम जनक कह सकते हैं, खोज का जो श्रेय कह सकते हैं या महापिता कह सकते हैं, वह कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट है। और यहां पे दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीएससी में, कि जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है उनका संबंध क्या था, यानी किस फील्ड से वो संबंधित थे। तो देखिए दोस्तों वह एक थे जियोलॉजिस्ट थे। तो ऑप्शन में पुरातत्व विभाग भी आया था, जियोलॉजिस्ट भी आया था, लेकिन आयोग ने उस समय क्या राइट आंसर माना? जियोलॉजिस्ट माना। तो आपको भी पहला ऑप्शन जियोलॉजिस्ट को मानना है, दूसरा ऑप्शन जो पुरातत्वविद है यानी आर्कियोलॉजिस्ट है वह मानना है। तो जो यहाँ पे रॉबर्ट ब्रूसफुट थे वो क्या थे? एक जियोलॉजिस्ट थे। अब देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की बात करते हैं। जैसे हैनवुड की बात करें तो हैनवुड कौन थे? उत्तराखंड में पुरातत्व का श्रेय किन्हें जाता है? उत्तराखंड में पुरातत्व का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वो जाता है हैनवुड को जाता है। 1856 में इन्होंने खोज कर दी थी पुरातत्व से संबंधित बातें। और यहां पे अगर बात करें तो देवी धुरा जो चंपावत है वहां पे इन्होंने खोज की थी। ठीक है। और फिर यहीं पर अगर बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें पुरातत्व की बात करते हैं। तो देखिए पाषाण काल है, आप सभी जानते हैं, थोड़ा बेसिक बातें देख लेते हैं। पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक है पुरा पाषाण जिसे हम पैलियोलिथिक कहते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, यानी पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। देखिए इनके काल में आपको बहुत जगह डिफरेंस मिलेगा क्योंकि हर इतिहासकार अलग अलग मानता है, और ये डेट आपको पूछी भी नहीं जाती है क्योंकि ये विवादित होती है और एक नहीं होती है, क्योंकि कौन सा काल कब से शुरू हुआ कोई नहीं बता पाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि नव पाषाण काल कब से हुआ, कहीं किताबों पे नव पाषाण काल आपको 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए ये हो सकता ना, जैसे कि ये पूरा भारत है मान के चलो, तो यहां पे इस स्थान में मध्य पाषाण काल शुरू हो और यहीं पर इसी समय नव पाषाण काल भी शुरू हो गया हो। यानी जो हमने ये काल हमें इन्हें बांटे हैं इनके विकास के क्रम पे आधार पर बांटे हैं। तो यहां पे दोस्तों ये है, और ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है कि मध्य पाषाण काल 9000 से 4000 बीसी, और नव पाषाण काल की बात करेंगे तो यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है मध्य पाषाण काल लगभग 9000 से 4000 बीसी तक, यानी बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, है ना। और नव पाषाण की बात करें तो 4000 से लगभग 2500 के आसपास, और 2500 से नीचे ताम्र पाषाण काल आता है, यानी जब हड़प्पा सभ्यता वगैरह थी, और फिर बाद में वैदिक काल वगैरह और भी आते हैं। तो यहां तक तो ये था।
अब यहाँ पे दोस्तों जैसे यह है कि पुरापाषाण काल है जिसे हम पैलियोलिथिक कह रहे हैं। पैलियोलिथिक को हमने भी 3 पार्ट में बांटा है, और 3 पार्ट में कौन कौन से हैं? 3 पार्ट में है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न का मतलब लोअर जो पैलियोलिथिक एज है, फिर मिडिल और फिर अपर वाला। और इसका काल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे लगभग इसका क्या है, काल है। और यहीं पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे जो आपको उच्च पुरापाषाण काल दिखाई दे रहा है कि इस काल में जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस कौन है? आधुनिक मानव का जो विकास हम जिससे मानते हो होमोसेपियंस से मानते हैं। तो होमोसेपियंस का जो विकास हुआ, जो उत्पत्ति माना जाती है या फिर जो जिसका आगमन माना जाता है, वो कब से माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। किस काल से माना जाता है? उच्च पुरापाषाण काल से। और अगर एज की बात करें तो लगभग 36,000 वर्ष पूर्व की माना जाता है, यानी 36,000 BC माना जाता है। तो 36,000 BC से इसका कार्यकाल माना जाता है होमोसेपियंस का, यानी यहीं से इसका विकास हुआ था। तो सिंपल प्रश्न बनेगा कि होमोसेपियंस जो हम आधुनिक मानव का विकास जिसे मानते हैं, उसका विकास किस काल में हुआ? ऑप्शन आएंगे निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। तो किस काल में आएगा? उच्च पुरापाषाण काल में आया था। किस में आया था? उच्च पुरापाषाण काल में आया था। और एक चीज दोस्तों यहाँ पे आपको एक बता दूं, जैसे यहाँ पे आपको नवपाषाण काल दिखाई दे रहा है ना, 4000 BC से लेकर 2500 BC तक। तो इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नवपाषाण है, यानी जो नियोलिथिक जो शब्द है, नियोलिथिक जो शब्द है वो किसने दिया था? जॉन लुबाक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लुबाक ने। मध्यपाषाण इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल नवपाषाण के बारे में देखिए, जॉन लुबाक। तो ध्यान रखना, जॉन लुबाक द्वारा यह नाम दिया गया था नियोलिथिक। और इनकी एक पुस्तक था, अक्सर पुस्तक भी पूछी जाती है, तो इनकी पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक टाइम। तो प्री हिस्टोरिक जो टाइम है, यानी प्री हिस्टोरिक जो टाइम जो पुस्तक है वो किसने लिखी? जॉन लुबाक ने लिखी। और यहीं पर इन्होंने क्या नाम दिया था? लियोलिथिक नाम दिया था। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि नवपाषाण काल का जो जनक है वो किसे माना जाता है? जॉन लुबाक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही खोज की थी इसी से संबंधित। पुरापाषाण का कौन था? तो पुरापाषाण की बात करें तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड था। तो ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 2 पर बात करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पूछा गया है कि जो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के जो अवशेष हमें किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। पाषाण संस्कृति का भी है और हड़प्पा संस्कृति का भी है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें, जहां से हमें पुरापाषाण काल संस्कृति भी मिलती है और जो हड़प्पा संस्कृति है उसके भी प्रमाण मिलते हैं। तो कौन सा है वो? कोल्डी हवा है, नेवासा है, मेहरगढ़ है या फिर दावोजली है? तो कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर है। तो जल्दी इसका कमेंट में दीजिए दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह आपको मिलेगा जो मेहरगढ़ है। ध्यान रखना दोस्तों, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ से आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जो पाषाण कालीन संस्कृति से भी संबंधित है और हड़प्पा कालीन संस्कृति से भी संबंधित है। दोनों के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। और मेहरगढ़ से आपको ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यानी जो बलूचिस्तान प्रांत है कहां पे? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में है ये वर्तमान में। और एक चीज दोस्तों यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं मेहरगढ़ से, कि प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य है, प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य, ध्यान रखना क्या इंपॉर्टेंट है? प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से मिलता है? यह मिलता है मेहरगढ़ से मिलता है। इसके अलावा कपास का भी प्राचीनतम साक्ष्य, कपास का भी प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से ही मिलता है। देखो, कपास की बात करें तो सिंधु सभ्यता की थी, सिंधु सभ्यता भी किसी में है? मेहरगढ़ में है। तो यानी मेहरगढ़ भी यहीं से हुआ था। तो कपास का उद्गम भी यहीं से मेहरगढ़ से माना जाता है। और यहीं पर अगर आपको कुछ और बता दूं दोस्तों कि यह किस नदी के तट पर है, अगर इसकी बात करें मेहरगढ़ की, तो ये वोलन नदी के तट पर है। वोलन नदी, तो वोलन नदी के तट पर है, बलूचिस्तान में यह स्थित है। और सॉरी, प्राचीनतम स्थायी जीवन का जो प्रमाण है, यानी बोलन नदी हो गया। और प्राचीनतम स्थायी जीवन, तो सॉरी, प्राचीनतम स्थायी जीवन जीने का जो प्रमाण है वह भी हमें मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। और इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले जो खोज किया था वो जे फ्रांसिया ने किया था। किसने किया था? जे फ्रांसिया। तो जे फ्रांसीसी या फिर जे फ्रांसिया, ध्यान रखना नाम यहां पे
जे फ्रांसिसिया। तो खोज का श्रेय किसे जाता है? तो खोज का जो श्रेय जाता है जे फ्रांसिया को जाता है। तो मेहरगढ़ से ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिर यहीं पे जैसे आपको कोल्डी हवा दिखाई दे रहा है, देखिए कोल्डी हवा कहां पर है? कोल्डी हवा की बात करें तो कोल्डी हवा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, है ना। और यहां पे धान की खेती का साक्ष्य मिला था, लेकिन अब थोड़ा अपडेट हो चुका है, क्योंकि कुछ किताबें क्या मानते हैं, जो नए डाटा है वो मानते हैं जो लहुरा जो देवनगर है संत कबीर नगर में, वहां पे चावल या धान का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। तो यह भी आपको यहां से ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर नेवासा की बात करें तो यह आपको महाराष्ट्र साइड में मिलेगा। और दोवाजली की बात करें तो यह आपको कहां पे मिलेगा? यह असम में मिलेगा। कहां पे मिलेगा? असम में मिलेगा। और नवपाषाण कालीन ये स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से ये हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3। तो ये बातें तो आपने यहां पे देख ली दोस्तों, यही हमने यहां पे लिखा था। तो आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे कि जैसे यहां पे मैं इसे रब कर लेता हूं, जैसे आप और भी पढ़ पाए, तो यहां पे रब कर लेता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे रब कर लिया है। प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, जीवन का प्रमाण का साक्ष्य यहां पे मिलता है, कृषि का साक्ष्य, कपास का साक्ष्य हमें मिलता है, कपास का साक्ष्य हमें मिलता है। जे फ्रांसिसिया भी हमने आपको नाम बताया था, जे फ्रांसिया। तो जे फ्रांसिया की बात करेंगे, जे फ्रांसिया ये हमें यहीं से मिलता है। और फिर कुछ और बातें हमने आपको बताई थी, जैसे कि बलूचिस्तान के बोलन नदी, जो बोलन नदी है वहां से मिला था। कोल्डी हवा की बात करें तो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वर्तमान की बात करें अगर ये लहुरा देव ऑप्शन में आए तो लहुरा देव को पहला मानना, क्योंकि ये नवीनतम खोज है, ठीक है। फिर बात करें जैसे ये नेवासा है तो ये महाराष्ट्र में मिलता है, ताम्रपाषाण कालीन स्थल है यहाँ पे। और यहाँ से जो पटसन है उसका हमें प्रथम साक्ष्य मिलता है, जो कपड़े बनाने का जो होता है ना पटसन वगैरह, उसका हमें साक्ष्य मिलता है। और फिर यहीं पर बात करें दोवजली का, तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है। पशुपालन का हमें साक्ष्य मिलता है, और ये हमें असम से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों यहाँ पे कि पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पशुपालन का काल जो प्रारंभ है वो कहां से माना जाता है? वैदिक काल से, पुरापाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से, या फिर नवपाषाण काल से? तो कहां से माना जाता है? देखो यहां पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पशुपालन का आरंभ किस काल से माना जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो हम आपके सामने कम ही रखे हैं, लेकिन हम इसकी संख्या बाद में बढ़ाएंगे, लेकिन इसका डिटेल व्याख्या आपको देते हैं। तो यह क्वेश्चन कम से कम आपको 70, 80 या इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाएंगे। तो पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है मध्यपाषाण काल से। कहां से माना जाता है? मध्यपाषाण काल से। अब देखिए दोस्तों मध्यपाषाण काल के बारे में कुछ बातें यहां देखिए मध्यपाषाण काल का काल अभी आपने देखा था लगभग 9000 से 4000 बीसी के बीच में मानते हैं, है ना। ये तो बातें हमने पहले डिस्कस की थी, लेकिन आपको यहां पे कुछ स्थान ध्यान रखने हैं, जैसे है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। तो बताइए दोस्तों कि आदमगढ़ कहां पर है? जब तक मैं यहां पे लिखता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आदमगढ़ किस जनपद में है, सॉरी किस राज्य में है। तो आदमगढ़ कहां पर है? और आदमगढ़ ये हो गया। इसके अलावा यहां पे बात करें भीमबेटका, भीमबेटका, तो भीमबेटका भी। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना है वो है बागोर। ये काफी प्रसिद्ध स्थान है जो किससे संबंधित है? मध्यपाषाण काल से संबंधित है। और भी डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए आदमगढ़ की बात करें तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। भीमबेटका की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन में है। और बागोर की बात करें तो ये कहां पे है? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ में प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिला है, यानी पशुपालन का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिला है? ये आदमगढ़ से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। और फिर यहां पे देखिए दोस्तों जैसे बात करें, जैसे ये पुरापाषाण की बात करते हैं तो पुरापाषाण से एक चीज ध्यान रखना कि ये क्या थे? ये आखेट यानी जो शिकार होता है उस पर निर्भर थे, यानी क्या करते थे? शिकार करते थे। और शिकार के अलावा यहां पे ये क्या करते थे? शिकार तो कर लिया, शिकार के अलावा खाद्य का संग्रहण भी करते थे, यानी खाद्यों को क्या करते थे? संग्रहण करते थे। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे नवपाषाण काल की बात करते हैं तो नवपाषाण काल से जैसे कृषि का विकास इस काल में हुआ। कृषि का विकास किस काल में हुआ? कृषि का विकास। तो कृषि का विकास किस काल में? नवपाषाण काल में। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण। तो नवपाषाण काल में हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान भी रखना आपको कि जो पहिए का आविष्कार है, पहिया जो व्हील है, पहिया का आविष्कार, पहिए का विकास या पहिए का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? वह भी इसी के काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। और इन सभी बातों को आपको यहां पे ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल व उनकी स्थिति में सही सुमेलित नहीं है। अब यहां पे देखिए प्रश्न डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा क्योंकि पाषाण काल से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। आपने देखा होगा यूकेएसएससी के एग्जाम को लेकर अभी तक लगभग यूकेएसएससी ने लगभग 100 एग्जाम कराए होंगे, तो मुश्किल से 4 या 5 एग्जाम में ही ये पाषाण कालीन से क्वेश्चन आपको पूछे होंगे। तो यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता, ज्यादा प्रश्न आगे के टॉपिक से पूछता है, जैसे आधुनिक भारत से ज्यादा पूछता है, जो हड़प्पा हो गया वहां से पूछता है, और इसके अलावा जो मौर्य काल है और गुप्त काल है वहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है यूकेएससी। तो वहां पे हम डिटेल
से डिस्कस करवाएंगे। तो फिलहाल इसका आंसर दीजिए कि प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है और इन स्थलों को सुमेलित कीजिए कि कहां पर है। देखिए, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, क्या यह सही है? कोयडी हवा उत्तर प्रदेश में है, क्या यह सही है? संगनकल्लू आंध्र प्रदेश में है, क्या यह सही है? और चिरांद बिहार में है, क्या यह सही है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि संगनकल्लू आंध्र प्रदेश में नहीं है। संगनकल्लू जो आपको मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? वो आपको कर्नाटक में मिलेगा। कहां पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए यह है भारत का मैप, और भारत के मैप की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाइए बुर्ज होम में। तो यहां पे जो आपको जम्मू कश्मीर जो टेरिटरी आपको दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर, तो यहां पे आपको मिलेगा बुर्ज होम। और बुर्ज होम नवपाषाण काल का संबंध है, नवपाषाण काल से संबंधित है। और यहां पे गर्तवास मिला है, काफी बार बुर्ज होम के बारे में पूछा गया है। बुर्ज होम की बात करें तो गर्तवास हमें यहां से प्राप्त हुआ है, यानी एक गड्ढा टाइप का होगा और वहां पे क्या किया, मतलब जैसे गट्टवास यानी गड्ढा टाइप का है, गड्ढा टाइप का है, और वहां पे दफनाया गया है किसे? मानव को और कुत्ते को। तो मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने का जहां हमें प्रमाण मिलता है वो कहां मिलता है? बुर्ज होम में मिलता है। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो इसे आपको याद होना ही होना चाहिए। पूछा जाएगा कि बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। क्यों प्रसिद्ध है? मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाने का हमें यहां पे साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर आगे बात करते हैं, यहां पे यह है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहां पे मिलेगा? यहां पे आपको मिलेगा, अभी हमने आपको डिस्कस कराया था, पश्चिम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बात करें, पश्चिम पाकिस्तान जो बलूचिस्तान क्षेत्र है वहां पे मिलता है। और मेहरगढ़ के बारे में कुछ बातें हमने आपको बताई थी, वोलन नदी के तट पर है, पाकिस्तान में आपको मिलेगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य यहां पे मिलता है, और स्थायी जीवन जीने का जो पहला साक्ष्य है यहीं पे मिलता है। और इसके अलावा जो कपास है, अभी डिस्कस किया था कपास का भी साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? पहला यहीं से मिलता है। तो मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे मिलेगा। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, देखिए यह है पिकलीहल, संगनकल्लू, और इसके अलावा यहां पे ब्रह्मगिरी। तो यह आपको मिलेगा यहां पर, और यह क्या है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। तो यहां भी पुरापाषाण जो यहां पे नवपाषाण काल है ये स्थल मिले हैं यहां पे, पिकलीहल, संगनकल्लू और ब्रह्मगिरी। सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा कि संगनकल्लू जो नवपाषाण कालीन स्थल है किस जनपद में है? कर्नाटक में है। पिकलीहल कहां पर है? कहां पर है? यह भी कर्नाटक में हो। और यहां से क्या प्राप्त हुआ है? राख का ढेर हमें प्राप्त हुआ है नवपाषाण कालीन का। तो यहां तक ये हो गया। फिर आगे देखिए यहां पे कुछ और बात करते हैं, सारा तारू और दाऊद जरी। तो देखिए ये है असम, और असम में यहां पे हमें मिला है सारा तारू और दाऊद जली। यहां कृषि और पशुपालन का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और ये हमें कहां पे मिला है? असम में मिला है। फिर एक और देखिए, ये है चिरांद। चिरांद आपको कहां पे मिलेगा? बिहार में मिलेगा। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरांद के बारे में कई बार जो अन्य एग्जाम है, यूपीएससी ने तो उतना नहीं पूछा, लेकिन जो अन्य एग्जाम उन्होंने बहुत बार पूछा है। स्टेट लेवल की बात करें, दूसरी स्टेट की बात करें, और भारत के लेवल पर बात करें, जो केंद्र लेवल पे जो एग्जाम होते हैं वहां पे चिरांद के बारे में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि हड्डी के बने उपकरण की हमें यहां से प्राप्ति हुई है। चिरांद बिहार में हुई है, तो ध्यान रखना बिहार में आपको मिलेगा। और यहीं तक दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट था। इसके अलावा जो कोयडी हवा है आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलता है, और इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे लास्ट में देखिए, जैसे यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही मदहा भी मिलेगा, और यहाँ पर गोलाकार झोपड़ी व पशु बाड़ा का प्रमाण मिलता है। पशु बाड़ा यानी जहां पे पशु को रखा जाता रहा होगा, तो मददहा उत्तर प्रदेश से। तो नवपाषाण कालीन के कुछ स्थल थे, और ये स्थल कहां पर है, क्यों प्रसिद्ध है, यही प्रश्न बनते हैं पाषाण कालीन स्थल से, पाषाण कालीन प्रश्नों से। तो इन्हें ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मेहनत तो हार्ड करनी पड़ेगी। अगर मेहनत हार्ड करते हैं तो सफलता में ज्यादा मजा आएगा। तो आपको यही करना है, हार्ड क्वेश्चन जितने भी यहाँ पे हैं आपके सामने दिख रहे हैं उन्हें आपको याद करना है। पहली बार में कभी याद नहीं होते, अगर आप नोट डाउन करोगे फिर रिवाइज करोगे तब आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको पहले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सीलेंट हैं, और आपको और तैयारी भी थोड़ी बहुत करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था, और ये प्रश्न तो काफी बार पूछ भी लिया है दोस्तों। और इसका आंसर क्या है? तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, ये मिलेगा मसूर। गलत है, जो बिल्कुल सही है। क्या है राइट आंसर दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है इसका यह है जो। तो मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? जौ का किया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो अनाज की बात की गई है, अनाज यानी कृषि, और कृषि की बात करें तो किस काल से संबंधित है? ये है नवपाषाण काल से। किस काल से है? नवपाषाण काल से। तो किस काल से है? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो कृषि का ये हो गया। अब नवपाषाण काल से थोड़ा बहुत एक चीज देख लीजिए,
कि जैसे अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कराया था, अब तक याद हो गया होगा, जिन्हें पहले याद नहीं होगा। तो देखिए नवपाषाण काल से हमने एक चीज देखा था, मेहरगढ़। क्या देखा था? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ की बात करें दोस्तों, हमने आपको बताया था कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। तो नवपाषाण काल ये हो गया। और फिर यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। फिर यहां पे आपको देखना इलाहाबाद का जो कोल्डी हवा है, यानी कोल्डी हवा जो अभी हमने डिस्कस करा था, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, तो ये भी हो गया। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, यानी कोल्डी हवा। और फिर इसके अलावा जो हमने अभी देखा था, क्या नाम देखा था? ये हमने देखा था, जो नाम था जो काफी इंपॉर्टेंट था, वो आपको ध्यान रखना है, लहुरा देव। लहुरा देव। और लहुरा देव कहां पर है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। तो यहां पे धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलता है। और इसके अलावा यहां पे बात करें नवपाषाण की, तो पहिए का आविष्कार यहां पे हुआ था। पहिया जो व्हील होता है ना, इसका निर्माण या इसका जो आविष्कार हुआ था सबसे पहले यहीं पर हुआ था। कृषि का आविष्कार यहीं पे हुआ था। और यहीं पर बात करें, जैसे भी हमने आपको बताया था कि नवपाषाण काल से, जैसे बुर्ज होम जो स्थान है, बुर्ज होम अभी दिखाया था ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बुर्ज होम कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और इस बुर्ज होम में हमें क्या मिला था? इस बुर्ज होम में जो हमें मिला था वो गर्त आवास मिला था। और पशु को, उसको मानव को उसका पशु जो कुत्ता है उसके साथ दफनाने का बाद उसका हमें यहाँ पे सब मिला था एक साथ का। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर नवपाषाण काल से ही एक स्थान है चिरांद, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और चिरांद से हमने देखा था यहां पे हमें हड्डी का उपकरण मिला था, हड्डी का उपकरण मिला था। हड्डी का उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुआ था? ये हमें मिला था चिरांद से। चिरांद कहां पे है? बिहार में है। तो यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, यहां पे पूछा है कि पशुपालन का। अब देखिए ये तो कृषि का प्रश्न पूछा था। अब हम आपको पूछ रहे हैं पशुपालन का। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है ये बताइए? चिरांद से, मेहरगढ़ से, सरायनाहर से, या फिर आदमगढ़ से। तो पशुपालन का कहां से मिलता है? आंसर दीजिए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में, क्या है इसका राइट आंसर। तो मैं आपके कमेंट दोस्तों चेक कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। और आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जाता है। तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? चिरांद से, सरायनाहर से, मेहरगढ़ से, या फिर आदमगढ़ से। तो कहां से मिला था प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का? तो देखिए यह जो साक्ष्य मिला था, यह मिला था आदमगढ़ से। और आदमगढ़ के बारे में हमने आपको बताया था। आदमगढ़ के बारे में क्या बताया था? देखिए आदमगढ़ की बात करें तो यह आपको मिलेगा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हमें यह मिलता है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहां पे मिलता है। और इसके अलावा अगर यहां पे बात करें तो पशुपालन हमें किस काल में मिलता है? यह मिलता है हमें मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में मिलता है। तो मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। यानी पशुपालन का कार्य कब से शुरू किया था? मध्य पाषाण काल में किया था। मध्य पाषाण काल में एक प्रसिद्ध स्थान है आदमगढ़। और आदमगढ़ कहां पे? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के। और यहां पर पशुपालन का हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें। इसके अलावा कुछ और भी स्थान है मध्य पाषाण काल से, जैसे भीमबेटका है। तो भीमबेटका भी मध्य पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से भी है भीमबेटका। और जो पुरा पाषाण काल है वहां से भी संबंधित है। तो भीमबेटका दोनों काल से संबंधित है, भीमबेटका। तो भीमबेटका भी यहीं पर है, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में आपको मिलेगा। बागोर की बात करें, बागोर, तो बागोर की बात करें ये राजस्थान में है। ये भी किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये भी मध्य पाषाण काल से संबंधित। बागोर की बात करें ये भी मध्य पाषाण काल से संबंधित। एक है सरायनाहर, सरायनाहर। तो सरायनाहर की बात करेंगे कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और यह भी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। सिंपल ऐसे प्रश्न बनते हैं। और मध्य पाषाण काल से एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं। जैसे मध्य पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य पाषाण काल की दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मध्य पाषाण काल का जो जनक है वो किसे कहते हैं? तो जनक जो कहते हैं वो कहते हैं C.L. काइल को, C.L. कलाइल। यहां पे लिख देता हूं कलाइल। तो C.L. कलाइल, तो C.L. कलाइल को मध्य पाषाण कालीन यानी जो मेसोलिथिक है उसका जनक माना जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो मध्य पाषाण कालीन स्थल की जो सबसे पहले खोज की थी वो विंध्याचल श्रेणी में की थी। तो विंध्याचल श्रेणी में C.L. कलाइल ने सबसे पहली खोज की थी मध्य पाषाण कालीन की। और इसकी बात करें तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मध्य पाषाण काल से ध्यान रखने हैं। देखिए समाधान पद्धति का जो शुरुआत हो गया था इसी काल में हो गया था। समाधान पद्धति, समाधान पद्धति, समाधान पद्धति, यानी जो शव होते हैं उन्हें दफनाने की जो प्रक्रिया वगैरह होती थी सही ढंग से, वो इस काल में शुरू हो गई थी मध्य पाषाण काल में, क्योंकि विकसित हो गए थे। फिर इसके अलावा बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है और वह दोस्तों यहां पे यह है
कि यहां पे जो उपकरण होते थे, जो औजार होते थे, वो माइक्रोलिथिक होते थे। माइक्रोलिथिक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना, इसे विशेष ध्यान रखना कि मध्य पाषाण कालीन के जो उपकरण थे वो किस प्रकार के थे, माइक्रोलिथिक थे। लघु पाषाण काल थे, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण यानी इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। माइक्रोलिथिक, तो माइक्रोलिथिक जो औजार थे किस काल से संबंधित थे, मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। और यह प्रश्न इन सभी प्रश्नों में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहीं पे फ्लेक्स प्रकार के जो औजार होते थे उनका भी यूज हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे आपको बता दिया, बागोर की बात करें राजस्थान में मिलेगा, और बागोर की बात करें तो कोठारी नदी के तट पर मिलेगा। किस नदी पर, ध्यान रखना, कोठारी नदी के तट पर है। जंगली और पालतू जानवरों को यहां पर दोनों का साक्ष्य मिलता है। देखिए जो आपको यहाँ पे बागोर दिखाई दे रहा है, बागोर राजस्थान में मिलता है, और जंगली प्लस जो पालतू की बात करेंगे, यानी जंगली और पालतू दोनों प्रकार के जानवरों को पालने का जो यहाँ पे जो श्रेय हमें साक्ष्य मिलता है वो बागोर से मिलता है, राजस्थान से मिलता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे हैं यहाँ पे कुछ आपको बता दें, यहाँ पे जगह तो नहीं बची है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। जैसे दमदमा की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक है दमदमा। दमदमा, दमदमा कहां पे मिलेगा, दमदमा आपको प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश है वहां पे मिलेगा। और यहां पे 41 मानव जो कंकाल है, 41 मानव जो शव है या उनके कंकाल है वो हमें प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना, 41 मानव कंकाल शव हमें कहां से प्राप्त हुए, मध्य पाषाण काल के दमदमा प्रतापगढ़ से हुआ है। मददहा भी काफी इंपॉर्टेंट है, और मददहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख लेता हूं मददहा। मददहा, और मददहा क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मददहा भी मैं सबसे इंपॉर्टेंट कहूंगा, और वो इसलिए कहूंगा क्योंकि यहां पर हड्डियों का आभूषण हमें मिला है। हड्डियों का आभूषण, तो हड्डियों का आभूषण कहां पे मिला है, हड्डियों का आभूषण, तो हड्डियों का आभूषण कहां से प्राप्त हुआ है, तो हड्डियों का आभूषण हमें प्राप्त हुआ है मददहा से। यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न को बहुत बार पूछ चुका है कि हड्डियों का जो आभूषण है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो मददहा से प्राप्त हुआ है। मददहा की बात करें तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को ध्यान रखना। और कुछ और नाम आप ध्यान रखते हो, जैसे एक है चौपानी मांडो, ये प्रयागराज में आपको मिलेगा। इसके अलावा सराय नहर, ये आपको प्रतापगढ़ में आपको मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और एक है लग्नाज, ये आपको, ये भी महापाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है यह है लग्नाज, और यहां पे 14 जोड़ी मानव कंकाल मिले थे। और एक चीज इस पर बागोर पे ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो मध्य पाषाण कालीन, ध्यान रखना सबसे बड़ा जो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है वह भी कौन है, बागोर है। बागोर जो राजस्थान है, जो कहां पे है, किस नदी के तट पर है, कोठारी नदी के तट पर है, जहां पर जंगली और पालतू दोनों जानवरों को पालने का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहां से दोस्तों इन पॉइंटों को नोट करना, मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। हमने कोशिश की है, क्वेश्चन कम लिए हैं, लेकिन कम क्वेश्चन में आपको इसकी जो डिटेल व्याख्या के साथ बहुत से क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिए हैं। तो लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे कि प्रसिद्ध ताम्र पाषाण कालीन स्थल व उनकी स्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, यानी नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल हुआ। जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी शुरुआत भी इसी से मानी जाती है, ताम्र पाषाण काल में, यानी ताम्र पाषाण काल से ही संबंधित है हड़प्पा वान्य, है ना। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, इसमें इसका आंसर दीजिए आप, क्या होगा, नेवासा मध्य प्रदेश में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, ताम्रवती या ताम्रबती भी इसे कहते हैं, ताम्रबती भी कहते हैं कई बार, राजस्थान में, और देमाबाद की बात करें तो यह क्या है, महाराष्ट्र में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर दीजिए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहां पे लिखा नहीं है मैंने, हाँ लिख दिया है नेवासा मध्य प्रदेश। तो नेवासा मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि नेवासा आपको यहां नहीं मिलेगा। नेवासा जो आपको मिलेगा वह तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र में। तो नेवासा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और ताम्र पाषाण काल के लिए एक प्रसिद्ध नाम आता है, एक महत्वपूर्ण शब्द आता है, पूछा जाता है कि जो चालकोलिथिक जो काल है किसे कहा जाता है, चालकोलिथिक काल। चालकोलिथिक यानी अगर स्पेलिंग की बात करें तो ये होगा CHALCO। देखो चालकोलिथिक, लिथिक THIC, तो चालकोलिथिक। तो चालकोलिथिक अगर आपको काल पूछा जाए तो किसका होगा, तो यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, चालकोलिथिक जो काल होगा वो इसी का होगा, किसका होगा,
चालकोलिथिक काल की बात करें तो ताम्र पाषाण काल को ही कहते हैं, यानी ताम्र पाषाण काल का ही दूसरा नाम है चालकोलिथिक काल। तो पूछा जाएगा चालकोलिथिक काल क्या है। देखिए दोस्तों, अगर साफ ना दिखे तो यहां पे लिख लेता हूं मैं साफ साफ, CHALCOLITHIC। तो चालकोलिथिक यानी चालकोलिथिक यानी यहां पे हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र से हमें ये मिला है। और यहां पर अगर बात करें जैसे इनाम गांव महाराष्ट्र की बात करें तो कच्चे मकान व यहां पे क्या मिले हैं, गोलाकार गड्ढे मिले हैं, यानी गोलाकार गड्ढे वाले मकान हमें यहाँ पे कहां से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं। तो ये ध्यान रखना। पटसन नेवासा से की बात करें तो पटसन का हमें मिला है, देमाबाद महाराष्ट्र में है। और देमाबाद की बात करें तो ये किससे संबंधित है, इसकी बात करें देमाबाद की तो आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से भी संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखना। और एक चीज आपको दोस्तों बता दें यहाँ पे कि जैसे ये देमाबाद है ना, तो देमाबाद से एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ हमें कलश शवाधान मिले हैं, कलश शवाधान। तो कलश शवाधान मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कलश शवाधान यानी घरों से हमें कलश शवाधान मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस काल में जो लोग थे, जो आदि मानव थे, जो व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, जब वो दफनाते थे या जब मारते थे, मर जाते थे उनके, तो उन्हें शवों को क्या करते थे, कलश में दफना देते थे, कलश में ढक देते थे और घरों में ही रखते थे। तो कलश शवाधान की प्राप्ति हमें देवादान से मिली, देमाबाद से मिली है, महाराष्ट्र से। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी ताम्र जो पाषाण जो स्थल है वह भी देमाबाद है। तो देमाबाद काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और यह प्रश्न दोस्तों यूपीएससी ने अभी आपको पूछा था, जो कनिक सहायक का एग्जाम है, और वही प्रश्न हमने आपके लिए यहां पे रख दिया है। और पूछा है कि फलक से बने औजार संबंधित है। तो फलक से बने औजार संबंधित किससे है। तो देखिए आयोग ने क्या आंसर माना, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक, लोअर पैलोलिथिक, यानी पूर्व पाषाण और पूर्व पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण या उत्तर पुरा पाषाण या नव पाषाण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो मिलेगा आपको, जो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, यानी मध्य पाषाण काल। क्या है, मध्य पाषाण काल। आयोग ने इसका आंसर भी क्या माना, मध्य पाषाण काल। यानी जो फलक है, यानी जो फ्लेक्स है, इस औजार का जो प्रयोग होता था वो मध्य पाषाण काल में होता था। उत्तर पाषाण काल में थोड़ा उन्हें क्या लगे, जैसे चमकाने वगैरह लगे, पॉलिशिंग करने लग गए उसमें, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल से इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि फलक से जो हमें संबंधित जो औजार है वो हमें कहां से मिले हैं, इसी काल से मिले हैं। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। इसके अलावा ब्लेड हमें मिलते हैं, जो स्क्रेचर होते हैं वो हमें मिलते हैं, खुरचनी जिसे हम कहते हैं, वो हमें इसी से मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल से हो गया। तो यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ताम्र पाषाण काल से संबंधित आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से है। अब देखिए कुछ संस्कृतियां, देखिए कंफ्यूज मत होना, संस्कृति यानी कोई स्थान होगा उसी के नाम पे इसकी संस्कृति पड़ गई, यानी संस्कृति यानी कुछ विकास हुआ होगा उस काल में। जैसे ये हम आहार संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो आहार संस्कृति ताम्र पाषाण है, यानी यहां पे क्या हुआ होगा, तांबा का यूज हुआ होगा, तांबा के साथ इसमें पाषाण का भी यूज हुआ होगा। और जब इन्होंने ये दोनों यूज किए होंगे तो उसके साथ उन्होंने कुछ नई टेक्निक यूज की होगी, नई तकनीक यूज की होगी, मतलब यहां पे उन्होंने कुछ अलग रंग यूज किया होगा, अलग प्रकार का इन्होंने डिजाइन बना होगा। तो यही इनकी संस्कृति कहलाती थी। तो आहार संस्कृति की बात करें तो आहार संस्कृति आपको मिलती है राजस्थान में। कहां पे मिलती है, राजस्थान में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जो आहार संस्कृति है काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। आहार संस्कृति राजस्थान की है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आहार संस्कृति की बात करें अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, तो आहार संस्कृति से ध्यान रखना कि यहां पे जो ये ताम्रवती नाम है, जो अभी हमने ताम्रवती पढ़ा था, तो ताम्रवती भी कहीं पे बोला जाता है ताम्रवती। तो ताम्रवती जो स्थान है इसी को आहार संस्कृति कहते हैं। आहार संस्कृति जो राजस्थान का है, तो आहार संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति, दोनों नाम एक ही है, राजस्थान में आपको मिलेगा। और इसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि सफेद जो लाइनें होती थी, चित्रों को सजावट की जाती है, सफेद और काले रंगों से जो मृद भांड वगैरह होते थे, चित्र होते थे, उन्हें सजाने का काम ये करते थे। तो ताम्रवती या ताम्र ये आहार संस्कृति से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। और एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो जोरवे संस्कृति, देखिए जो इनाम गांव है, इनाम गांव जो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा देमाबाद। क्या है, देमाबाद, इनाम गांव, देमाबाद, यह दोनों किससे संबंधित है, यह है जोरवे संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से। तो जोरवे संस्कृति से संबंधित कौन है, यह इनाम गांव, देमाबाद, यानी महाराष्ट्र के जो संस्कृति है, जो पुरापाषाण संस्कृति या पाषाणकालीन संस्कृति है, वो किससे संबंधित है, जोरवे संस्कृति से। यानी महाराष्ट्र की जो ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति है उसे हम जोरवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इनाम गांव, देमाबाद, नेवासा जो स्थल है महाराष्ट्र में आपको मिलते हैं। तो इन्हें आपको यहां पे ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, क्वेश्चन नंबर 10, और आपको ये मिलान करना है
कि यहाँ पे कुछ स्थल है, कहां पर है, और यही प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए, चिरांद कहां पे मिलेगा, मेहरगढ़ कहां पे मिलेगा, नेवासा कहां पे मिलेगा, और सकन कल्लू कहां पे है। तो सुमेलित कीजिए दोस्तों कौन सा सही होगा। तो यह तो मैंने आपको डिस्कस कराया था, आप इसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। ए का आप ये बताइए, ए का कौन सा होगा, यानी चिरांद के आगे अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखे तो ऐसे लिखे, चिरांद कहां पर है, गुजरात में है, तो सही है। आप लिखिए अपने हिसाब से क्या होगा इसका सही। देखिए, चिरांद आपको मिलता है बिहार में, हमने अभी डिस्कस कराया था ना, चिरांद बिहार में मिला है। हड्डियों के हमें यहाँ पे आभूषण प्राप्त हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, मेहरगढ़ की बात करें, बिल्कुल बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ स्थान कहां पे, बलूचिस्तान में है। और इसके बारे में जो जो बातें आपको बताई थी, उन सभी बातों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर नेवासा की बात करें, नेवासा आपको कहां पे मिलेगा। नेवासा दोस्तों आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको नेवासा, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। बिल्कुल, नेवासा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। और संगन कल्लू की बात करें तो गुजरात में आपको नहीं मिलेगा, ये गलत हो गया है। संगन कल्लू आपको कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा आपको कर्नाटक में। कहां पे मिलेगा, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कौन मिलेगा, संगन कल्लू मिलेगा। तो ध्यान रखना, संगन कल्लू कर्नाटक में है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पे बताते हैं, जैसे गुजरात की बात कर रहे हैं, तो गुजरात से आप एक नाम ध्यान रखना, वह है लगनाज। क्या नाम है, लगनाज। क्या है, लगनाज। तो लगनाज नामक जो स्थान है, पाषाणकालीन जो स्थान है, वो कहां पर है, गुजरात में है। और यहां पर 14 जो जोड़े हैं, यानी 14 मानव कंकाल, 14 मानव कंकाल, तो 14 मानव कंकाल मिले हैं पाषाणकालीन संस्कृति के। तो लगनाज गुजरात में है, तो ध्यान रखना लगनाज कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, यहां थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन्हें आप यहां पे थोड़ा एक बार मैप में देख लीजिए मध्य पाषाणकालीन संस्कृति से। तो देखिए, यहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो ये रहा मैप। अब समझ गए होंगे आप कौन से कहां पर है। देखिए, बागोर राजस्थान में, देखा था बागोर के बारे में, सबसे बड़ा स्थल भी था, अभी इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था हमने। तो कौन सा, किस काल का सबसे बड़ा स्थल था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। महागढ़ सरायनगर, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। मुंगेर की बात करें, बिहार में मिलेगा। और यहीं पर आपको बात करें, जैसे ये आदमगढ़ हो गया होशंगाबाद में। भीमबेटका की बात करें तो ये रायसेन में मिले था। और भीमबेटका से एक प्रश्न आप ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। क्या नाम है, रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका। तो पहले ये बताया कि ये पुस्तक किसने लिखी है। उत्तराखंड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका किसने लिखी है। तो यह पुस्तक जो लिखी है, यह लिखी है यशोधर मठपाल जी ने। किसने लिखी है, यशोधर मठपाल जी ने। और यशोधर मठपाल जी ने इसका प्रकाशन कब कराया था, 1984 में कराया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉक पेंटिंग को भीमबेटका किसने लिखी, यशोधर मठपाल ने। कब प्रकाशन कराया था, 1984 में कराया था। तो ये सभी जो स्थल है, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो यहां तक दोस्तों आपको याद हो चुका होगा। आपको टफ प्रश्न के लिए तैयार रहना है। देखिए, प्रश्न आपके लिए ये बनेगा कि आदमगढ़ कहां पर है, वो आपको जिला पूछेगा कि आदमगढ़ जो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको रायसेन देगा, होशंगाबाद देगा, सितारगंज देगा, या सितार, कुछ भी हो सकते हैं मध्य प्रदेश के जो जिले हैं, तो वे आपको देगा। तो ध्यान रखना, आदमगढ़ होशंगाबाद में है। और भीमबेटका की बात करें तो काफी प्रसिद्ध है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इसकी खोज का श्रेय 1957-58 में वीसी वाकटकर को जाता है। तो यह था मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। मध्य पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यही थी। और उम्मीद है दोस्तों आपके लिए यह जो क्लास होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी, और डायरेक्ट प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।